हेलो बच्चों, जस्टिन स्टडी केयर में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं यूट्यूब पर जस्टिन स्टडी केयर। यहाँ कक्षा 8 से कक्षा 10वीं तक का सभी विषयों का प्रश्न उत्तर आपको आसान भाषा में मिलेगा। आप भी चाहते हैं किसी भी विषय का प्रश्न उत्तर सबसे पहले आपको मिले, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो चलिए चलते हैं हम विषय की ओर। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज का जो विषय होने वाला है वो हिंदी है और जो पाठ होने वाला है वो पाठ है 5। पाठ का नाम नागरी लिपि, जैसा कि आप देख रहे हैं। पाठ का जो नाम है वो है नागरी लिपि, जैसा कि आप देख रहे हैं। नागरी लिपि, इस पाठ में वही प्रश्न उत्तर लिया गया है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। प्रश्न उत्तर कहने से पहले लेखक से संबंधित जो कुछ बातें हैं उसको देखेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, नागरी लिपि। नागरी लिपि का जो लेखक है, लेखक महोदय का नाम जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गुणाकर मूले। ये लेखक महोदय हो गए। नागरी लिपि का लेखक अगर पूछा जाए आपसे कौन है, तो गुणाकर मूले। चलिए अब बात आता है लेखक का जन्म, अर्थात गुणाकर मूले का जन्म कब हुआ था। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, गुणाकर मूले जी का जन्म जो हुआ था 3 जनवरी 1935 ईस्वी में हुआ था। चलिए बात करते हैं मृत्यु दिनांक की। तो लेखक महोदय का मृत्यु जो हुआ था 16 अक्टूबर 2009 को हुआ था। चलिए, इनका जन्म हुआ कहाँ था, जन्म स्थान बताना है। अगर आपसे पूछा जाए कि गुणाकर मूले का जन्म कहाँ हुआ था, तो आप बताएंगे गुणाकर मूले जी का जन्म स्थान अमरावती जिला, जो महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए चलते हैं पाठ की ओर। देखिएगा पहला प्रश्न आपको बॉक्स में दिख रहा होगा। प्रश्न क्या कह रहा है, देवनागरी लिपि के अक्षरों में स्थिरता कैसे आई है। चलिए इसका आंसर देखिएगा। इस प्रश्न का आंसर होगा, जैसा कि बॉक्स में दिख रहा होगा, जब 2 सदी पहले देवनागरी लिपि के टाइप बने और इसमें पुस्तकें छपने लगी, तब इनके अक्षरों में स्थिरता आई है। ये इसका उत्तर होगा। चलिए नज़र दौड़ाइएगा, देखते प्रश्न 2। जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा प्रश्न 2 क्या कह रहा है, देखिएगा। देवनागरी लिपि में कौन कौन सी भाषाएं लिखी जाती हैं। चलिए इसका आंसर देखेंगे। प्रश्न 2 का जो आंसर होगा इस बॉक्स में दिख रहा होगा, हिंदी भाषा तथा इनकी विविध बोलियाँ जैसे कि नेपाली, मराठी तथा संस्कृत भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। चलिए प्रश्न 3 देखेंगे। प्रश्न 3 क्या कह रहा है, लेखक ने किन किन भारतीय लिपियों से देवनागरी का संबंध बताया है। चलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा, देखिएगा जैसा कि बॉक्स में दिख रहा होगा, लेखक ने गुजराती, बंगला, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम लिपियों से देवनागरी लिपि का संबंध बताया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 4 क्या कह रहा है। प्रश्न 4 क्या कह रहा है, नंदी नागरी किसे कहते हैं, किस प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। चलिए देखते हैं आंसर। इस प्रश्न का जो आंसर होगा, देवनागरी लिपि को ही दक्षिण भारत में नंदी नागरी कहते हैं। देवनागरी लिपि के काल तथा उसके विस्तार के प्रसंग में लेखक ने उसका उल्लेख किया है। चलिए देखते हैं प्रश्न 5। प्रश्न 5 क्या कह रहा है, नागरी लिपि के आरंभिक लेख कहाँ प्राप्त हुए हैं, उनके विवरण दें। चलिए इस प्रश्न का जो आंसर होगा, जैसा कि आप देख रहे होंगे, नागरी लिपि के आरंभिक लेख विंध्य पर्वत के नीचे के दक्कन प्रदेश से ही मिलते हैं। अनेक विद्वानों का मत है कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि का प्राचीनतम लेख राष्ट्रकूट का दंती दुर्ग का समांगढ़ दानपत्र है। दंती दुर्ग ने ही राष्ट्रकूट शासन की नींव डाली थी, अर्थात नागरी लिपि के आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से प्राप्त हुए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 6। प्रश्न 6 क्या कह रहा है, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि की तुलना में नागरी लिपि की मुख्य पहचान क्या है। प्रश्न 6 का जो उत्तर होगा, जैसा कि बॉक्स में दिख रहा होगा, ब्राह्मी और सिद्धम लिपि के अक्षरों पर मोटी आड़ी लकीरें या छोटे ठोस तिकोन है, लेकिन नागरी लिपि की मुख्य पहचान यह है कि इसके अक्षरों के सिरों पर पूरी लकीरें बन जाती है और ये सिरों रेखाएं उतनी ही लंबी रहती है जितनी कि अक्षरों की चौड़ाई होती है। ये इसका परफेक्ट आंसर है। चलिए चलते प्रश्न 7 की ओर। उत्तर भारत में किन शासकों के प्राचीन नगरी लेख प्राप्त होते हैं। इस प्रश्न का जो आंसर होगा, उत्तर भारत में मेवाड़ के गुहिल, सांबर अजमेर के चौहान, कनौज के गाहरवाल, कठियावाड़ गुजरात के। चलिए प्रश्न 8 का आंसर देखिएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का व्यक्तिगत नाम देव था।
इसलिए गुप्तों की राजधानी पाटलिपुत्र या पटना को भी देवनगर कहा जाता होगा। देवनागरी की लिपि होने से उत्तर भारत की प्रमुख लिपि नागरी को देवनागरी लिपि कहते हैं। लेखक इस संबंध में बताते हैं कि यह सिर्फ एक मत है, हम सप्रमाण नहीं बता सकते कि यह देवनागरी नाम कैसे अस्तित्व में आया। चलिए देखते हैं प्रश्न 9। प्रश्न 9 देखिएगा। प्रश्न 9 क्या कह रहा है? नागरी लिपि के साथ साथ किसका जन्म होता है? इस संबंध में लेखक क्या जानकारी देते हैं? चलिए प्रश्न 9 का जो आंसर होगा, प्रश्न 9 का जो आंसर होगा, नागरी लिपि के साथ साथ तमिल, मलयालम, तेलुगु और कन्नड़ लिपियों का विकास हुआ था। लेखक इस संबंध में जानकारी देते हैं कि दक्षिण भारत की ये लिपियाँ भी नागरी की तरह प्राचीन ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। प्रश्न 10 क्या कह रहा है? दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा, दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को नंदी नागरी कहते हैं। चलिए प्रश्न 11 देखिएगा। प्रश्न 11 क्या कह रहा है? लेखक ने बंगला लिपि से नागरी लिपि का संबंध किस रूप में बताया? चलिए इसका आंसर होगा, लेखक ने बंगला लिपि को बहन के रूप में बताया है। तो इसका सही आंसर होगा बहन के रूप में। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पाठ के साथ। जब तक हम लेते हैं आपसे विदा। जय हिंद, जय भारत।